यह बायोलॉजी के क्वेश्चन आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम एआरओ बंगलोर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए गए थे। पहला ऑप्शन था हमारा 120 और 80 के बीच में, दूसरा ऑप्शन था 130 और 90 के बीच में, और तीसरा ऑप्शन था 140 और 100 के बीच में, और चौथा ऑप्शन था हमारा 127 और 121 के बीच में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी सामान्य रक्तचाप कितना होता है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यह होता है 120 और 80 के बीच में होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आर्मी एनएक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे आपको सॉल्व करा देंगे, जिसका फायदा आपको यह मिलेगा, आप जब भी आर्मी एनएक एग्जाम देने जाएंगे वहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना और उसके बाद एग्जाम देने जाना है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि पसीना एक जलीय द्रव है जो किस ग्रंथि से निकलता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके। पहला हमारा एक्तन, दूसरा है श्वेत ग्रंथि, तीसरा हमारा एनिलिडा और चौथा है ट्राइगोन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पसीना एक जलीय द्रव है जो किस ग्रंथि से निकलता है, किस ग्रंथि से निकलता है, यह निकलता है श्वेत ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि दोनों प्रामस्तिक गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके। पहला हमारा स्पेगनम, और दूसरा हमारा लिवरर्ड, और तीसरा है मोस, और चौथा क्या है कापस कैलोसम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दोनों प्रामस्तिक गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी से जुड़े होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं कापस कैलोसम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा आप। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि लेंस और रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमको एआरओ भोपाल के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन हमारा स्टोरोल, दूसरा हमारा रुबिस्को, और तीसरा है कचाब या द्रव कोष्ठ, या चौथा ऑप्शन हमारा क्लर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लेंस और रेटिना के बीच के जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कचाब या द्रव कोष्ठ बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि सामान्य मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग कितने लैंगरहैंस द्वीप होते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी के 2017 के एनएक एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला हमारा 1-2 लाख, और दूसरा है 2 से 4 लाख, और तीसरा है 6 और 8 लाख, और चौथा क्या है लगभग 10 से 20 लाख। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सामान्य मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग कितने लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, वो कितने होते हैं, वो होते हैं लगभग 10 से 20 लाख के बीच में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यह क्वेश्चन का एआरओ दानापुर के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके। पहला है हमारा पीनियल ग्रंथ, दूसरा है पीयूष ग्रंथ, तीसरा है थाइमस ग्रंथ, और चौथा है सभी गलत। तो जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों ये नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वह है थाइमस ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। और यह क्वेश्चन एआरओ बनारस के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है। पहला है पत्ती, दूसरा है पंखुड़ी, तीसरा है बाह्य दल, और चौथा है वक्त्रकाग्र।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वह होता है वृत्तगाग्र उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें हमसे पूछा गया है कि मानव शरीर के कौन सा अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है यकृत, दूसरा है दीर्घ अस्त, तीसरा है अग्न्याशय और चौथा है तिल्ली। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? कौन से अंग में बनती है? वह बनती है दीर्घ अस्थि में बनती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौषिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2017 के एनएक एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है चावल, दूसरा है रागी, तीसरा है मलाई उतारा हुआ दूध और चौथा है अंडा। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन एक पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? यानी वो चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके हमारे 4 ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हमारा ट्रिप्सिन, दूसरा है गैस्ट्रिन, तीसरा है हमारा टाइलिन और चौथा है पेप्सिन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा पाचक एंजाइम नहीं होता? वह जो होता है गैस्ट्रिन होता है, यह पाचन एंजाइम नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन इसके क्या है? पहला है हमारा लाइपेज, दूसरा है यूरिया, तीसरा है श्लेष्मा और चौथा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य होता है? वो किसकी उत्पत्ति होता है? वह यूरिया का उत्पत्ति यकृत का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है त्वचा से, दूसरा है क्लोम से, तीसरा है फेफड़ों से और चौथा है वातक तंत्र से। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं? वो वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए? तो पहला था हमारा एचजी के एमएम से और दूसरा था मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में और तीसरा है भाग प्रति मिलियन में और चौथा क्या? ग्राम प्रति लीटर में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? यह व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि मानव गुर्दों में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। और यह क्वेश्चन का एआरओ लखनऊ के 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके? पहला है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, दूसरा है सोडियम एसिटेट की, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट की और चौथा क्या है? कैल्शियम की। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो यह किससे बनी होती है? यह बनी होती कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 आता है और इसमें हमसे पूछा गया कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण क्या होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ उधमपुर के 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, दूसरा है पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट और तीसरा क्या है? ग्लूकोज का अवक्षय और चौथा क्या? लैक्टिक एसिड की कमी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण क्या होता है? वह होता है ग्लूकोज का अवक्षय। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
वहीं दोस्तों आशा करता हूँ ना बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे दोस्तों। इसके बाद आप केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन भी आपके आर्मी एनए के एग्जाम में आए थे, ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और हमारा जो केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा लोहा तथा टिन, दूसरा है सीसा तथा टिन, और तीसरा एल्यूमिनियम तथा सीसा, और चौथा क्या एल्यूमिनियम तथा लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्राय कौन से पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है, तो कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है, वह लाया जाता है सीसा तथा टिन का प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित रासायनिक पर विचार कीजिए। पहला क्या है हमारा बेंजीन, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, और चौथा क्या है ट्राइक्लोरोएथिलीन। उपरोक्त में से कौन सा निर्जल धुलाई में रासायनिक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या थे, पहला ऑप्शन है हमारा केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा 1, 2 तथा 4, और चौथा क्या यह सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो ड्राई क्लीनिंग होते हैं उसमें रासायनिक रूप में कौन सा क्या प्रयोग में लाया जाता है, उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। पहला तो बेंजीन का उपयोग किया जाता है, और दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड भी उपयोग में आता है, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा ट्राइक्लोरोएथिलीन का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 तथा 4 वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा के 2013 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या थे, पहला है हमारा साइनोहाइड्रिन, दूसरा है हमारा डेक्स्ट्रॉन, और तीसरा है हमारा साइक्लोहेक्सेन, और चौथा क्या हमारा साइक्लोनाइट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है, तो आरडीएक्स का अन्य नाम क्या होता है, वह हो जाएगा हमारा साइक्लोक्लोनाइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम इसी तरह के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें एक रजत नहीं है। रजत यानी किसमें सिल्वर नहीं है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2016 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है हमारा हार्न सिल्वर, दूसरा है जर्मन सिल्वर, तीसरा है रूबी सिल्वर, और चौथा है लूनर कास्टिक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किसमें एक में रजत नहीं है, किसमें यानी सिल्वर नहीं पाया, तो वह जर्मन सिल्वर में रजत नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और तथा सबसे भारी धातु है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा लिथियम एवं पारा, दूसरा है लिथियम एवं ऑस्मियम, तीसरा है एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम, और चौथा है एल्यूमिनियम एवं पारा। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु किसमें है, वह है हमारा लिथियम एवं ऑस्मियम में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। तो जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, और तीसरा है मीथेन एवं वायु, और चौथा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि खानों में अधिकतर होने वाला विस्फोट किसके कारण होता है, वह होता है मीथेन और वायु के मिश्रण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2013 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है आर्गन, दूसरा है नियान, तीसरा है जिनॉन, और चौथा क्या है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, किसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, वह बोलते हैं जिनान को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गुवाहाटी के 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है हमारा लेड टेट्राऑक्साइड, और चौथा क्या है बोरॉन नाइट्राइड।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते थे? कैसे जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं एल्यूमीनियम के ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसके? पहला है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और दूसरा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में होता है? वह होता है नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें हमसे पूछा गया है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? और यह क्वेश्चन आपको एआरओ जबलपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा 4.5 से 4.6 के बीच में, दूसरा है 4.45 से 6.55 के बीच में, और तीसरा है 7.35 से 7.45 के बीच में, और चौथा क्या 8.25 से 8.35 के बीच में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? तो वह होता है हमारा 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आता है और इसमें हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और तीसरा है सल्फर के ऑक्साइड। उपरोक्त में से कौन सा उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन में उत्सर्जित होता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ रांची के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या थे? पहला है हमारा केवल एक, दूसरा है 2 और 3, तीसरा हमारा 1 और 3 और चौथा क्या 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि कोयला दहन से उत्सर्जित होता है। तो कोयला दहन से क्या उत्सर्जित होता है? वह कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित होता है, और हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो भी उत्सर्जित होते हैं, और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो भी उत्सर्जित होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2013 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, और दूसरा है कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, और तीसरा है ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, और चौथा क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी होता है? तो कौन सा उत्तरदायी होता है? वह होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन उत्तरदायी होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 आता है और इसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? और जिसमें हमारा पहला है सल्फर के ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, और दूसरा है 2 और 3, तीसरा हमारा 1 और 4, और चौथा क्या है? यह सभी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो कौन सी गैसें मुक्त होती है? वह सल्फर के ऑक्साइड भी मुक्त होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी मुक्त होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो यह भी मुक्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यह भी मुक्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा हमारा ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? किसके कारण होती है? वह होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30 आता है और इसमें हमसे पूछा गया है किसका तेल सीलो और गैसकेटा को बनाने में और न चिपकने वाली सतह में लेपित बर्तनों में उपयोग किया जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके चार ऑप्शन क्या है? पहला है टेफ्लॉन, दूसरा है ट्राइक्लोरोमेथेन, और तीसरा है एलिटेम, और चौथा क्या है? पेनिसिलिन।
तो इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसका तेल सीलों और गैसकेटों को बनाने में और न चिपकने वाली सतह में लेपित बर्तनों में उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग होता है? वह टेफ्लॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और एग्जाम बहुत पास आ गया। जो भाई नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर नोट्स ले सकते हैं। उस नोट में आपको सभी क्वेश्चन ये मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपके एनएक एग्जाम में आ सकते हैं वो भी सारे क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड करा दिए, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके आप नोट्स ले सकते हैं। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे दोस्तों। इसके बाद आपको मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 28 दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। और यह क्वेश्चन आपका यार उधमपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जो जो वैल्यू दी गई वो सारा लिख लेंगे। यानी पहले दे रहा 16 आदमी 14 घंटे काम करके और 12 दिन में कार्य पूरा करते, और उसके बाद क्या दे रहा? उसके बाद 28 दिन दे रहा, यानी 28 दिन हो गया और गुणे 12 घंटे हो गए, और उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। पूरा दिन मान लो x मान लेते, इसको सीधा इसको जो कट रहा हमारा काट लेते हैं, तो कितना आएगा हमारा 14 दूना 28 हो जाएगा, और उसके बाद 12 से 12 कट जाएगा। यानी यहाँ कितना बच रहा है? यहाँ 16 बच रहा है, और इधर कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। और मान लो कितने दिन में पूरा करेंगे वो मान लो वैल्यू x हो गई हमारी, तो 2 से 2 काट देंगे 8 आ जाएगा। तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? वो पूरा कर लेंगे 8 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो मैथमेटिक्स हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, उस संख्या का 40% कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? उस संख्या को निकालेंगे। हम संख्या क्या मान लेते? संख्या मान लेते हमारी संख्या होगी x होगी, और उसमें 15 घटाने पर संख्या क्या हो जाती है? 80% हो जाती है। यानी जो संख्या x है वो अपनी 80% हो जाती है। यानी 0 से 0 कट गया, और यहाँ से 2 से काटा, 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। अब 5 से इधर गुणा इधर ले आएंगे तो 5 गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 5x माइनस 15 गुणे 5 कितना 75 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया हमारा 4x हो गया। अब ये x इधर ले आएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे x की वैल्यू कितना है? यानी 5x में 4x घट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर हमारा हो गया 75। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 75 आ गई। यानी हमारा x कितना आ गया? x आ गया हमारा 75। संख्या हमारी 75 आ गई है। अब पूछ रहा उस संख्या का 40% कितना होगा। अब इसका हम निकाल लेंगे 40% कितना होगा? 40/100 कर देंगे, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, और इसे कर देंगे 25 या 75, और 4 से ये काटेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी और 3 गुणे 10 कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि यदि 2 व्यक्तियों की आयु 4:7 में है, एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग ज्ञात करें। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या दिया गया वो सारा हम लिख लेंगे। यानी कि क्या दे रहा? 2 व्यक्तियों की आयु को 4:7 में है, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है। अगर अनुपात में देखते हैं कितना अधिक, अनुपात में कितना अधिक हो रहा है? अनुपात केवल 3 अधिक हो रहा है। यानी 3 की वैल्यू हमें दी जा रही है 30 दी जा रही है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 आ जाएगी। और इसमें हमसे पूछ के आ रहा है कि उनकी आयु का योग कितना होगा। तो आयु का योग कितना हो जाएगा? 4 7 11 हो जाएगा। अब एक की वैल्यू 10 है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 10 गुणे 11, यानी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारा 110 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 34 आता है, और इसमें हमसे क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार खींचा जाता है, तो तार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आपका यारो गया के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो जो दिया जा रहा है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले दिया जा रहा है गोला, गोले का आयतन क्या होता है? वो हो जाएगा हमारा 4/3 पाई r की घात 3। उसके बाद क्या बोला? इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर वाला तार खींचा, तो तार कैसा होता है? बेलनाकार होता है। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा हमारा? पाई r² h हो जाएगा। और इसमें जो जो वैल्यू दी जा रही है वो सारा वैल्यू लिख लेंगे। यानी यहाँ से पाई से पाई तुम्हारा कट जाएगा, और उसके बाद क्या दिया जा रहा है? यानी इधर हो गया 4/3, और इधर क्या हो गुणे, और r की वैल्यू कितनी जा रही है? वो 9 सेंटीमीटर, और कितनी बार है? 3 है, तो यहाँ पे 9 गुणे 9 गुणे 9। यहाँ पे हमें निकालना क्या है? ऊंचाई निकालना, एच निकालना। इस r को हम इधर ले आते हैं, यहाँ इसके नीचे कर देते हैं। तो r की वैल्यू कितनी दी जा रही है? 0.3 दी जा रही है, यानी 0.3 गुणे 0.3। अब ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा हमारा। अब इसे काटेंगे कितना हो जाएगा हमारे? 3 त्रिक का 9, 9 से 9 कट गया हमारा, और ये 3 से 3 कट गए, 3 त्रिक का 9 हो गया। यानी यहाँ कितना हो गया? 4 3 12, 12 9 108, यानी कितना हो गया हमारा? 108 और गुणे 100। लेकिन ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है।
यानी कितना निकल के आ गया, वो निकल के हमारा आ गया 108 गुणे 100, ये कितना आ गया सेंटीमीटर। लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हमारे सारे किसमें है, मीटर में है। तो क्या करेंगे, इसे सेंटीमीटर मीटर में लेंगे, 100 से कर देंगे भाग, 100 से 100 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 108 मीटर, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 35 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत का आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन आपका यारो लखनऊ के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो जो वैल्यू दी जा रही है सबसे पहले वो लिख लेंगे। यानी अनुपात कितना दिया, अनुपात दिया जा रहा 3:2, इसको मान लेते, एक को मान लो 3x मान लिया, एक को मान लिया हमने 2x मान लिया। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसका परिमाप। और आयत का जो परिमाप होता है वह क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है वह होता है हमारा 2l + b, ये होता है हमारा परिमाप होता है। ये परिमाप दिया कितना गया, ये परिमाप दिया गया हमारा 60 के बराबर। तो ये l और b की वैल्यू रख देंगे, यानी 3x + 2x, यानी 5x, और 5x गुणे 2 कितना 10x। तो 10x बराबर वैल्यू कितना आ गया हमारे 60 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 6 निकल के आ जाएगी। यानी हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई थी। और उसके बाद हमसे पूछ के आ रहा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इनकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि 3x और गुणे 2x, यहाँ कितना होगा 6x² हो गया। और x की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ कितना होगा 6 गुणे 36 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36 6 हासिल आए 3, 36 18 18 और 3 कितना 21 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 216 आंसर हो जाएगा। यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ तो मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद क्या करें, आपको जो फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कराने वाले, ये भी क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और हमारा जो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ का उदाहरण कौन सा है। और यह क्वेश्चन का एआरओ भोपाल के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सीसा, दूसरा है नमक, तीसरा है टंगस्टन और चौथा है आयोडीन। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऊर्ध्वपातन पदार्थ का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा आयोडीन, इसका उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि मानव के रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी के 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा विद्युतीय टेलीग्राफ, दूसरा है वान डे ग्राफ जनित्र, और तीसरा है हमारा स्पगमा मैनोमीटर, और चौथा क्या है हमारा साइक्लोट्रॉन यंत्र। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मानव के रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो वह उपयोग किया जाता है स्पगमा मैनोमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 38 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि श्यानता एसआई मात्रक क्या होता है। यह क्वेश्चन का एआरओ जबलपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पास्कल, दूसरा है टेस्ला, तीसरा है पाइला और चौथा है पॉइज। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो श्यानता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा पॉइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 39 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि आयतन गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हमारा संपीड़ितता, दूसरा है हमारा अपरूपण गुणांक, तीसरा है हमारा प्रत्यास्थता गुणांक और चौथा क्या सभी गलत। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आयतन गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे संपीड़ितता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि आयतन गुणांक का प्रतीक क्या है। और यह क्वेश्चन एआरओ लखनऊ के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला एफ, दूसरा आई, तीसरा के और चौथा ई। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आयतन गुणांक का प्रतीक क्या होता है, आयतन गुणांक का प्रतीक क्या होता है, ई होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ फिजिक्स के 5 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। और जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जिसमें हमसे पूछा गया था कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। और जिसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, पहला ट्राम्बे मुंबई, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है बेंगलोर और चौथा है कोलकाता। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, या कहाँ पर स्थित, या ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन हमारा सरोजनी नायडू, दूसरा है हमारा आनंदीबाई जोशी, तीसरा है अंजुम आरा, और चौथा है किरण बेदी। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो कौन हो जाएंगी, वह किरण बेदी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम इसी तरह क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश, और चौथा क्या हरियाणा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो किस राज्य का हो जाएगा, या उत्तर प्रदेश राज्य का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। और यह क्वेश्चन का एआरओ अहमदनगर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है क्रिकेट, दूसरा है जिम्नास्टिक, तीसरा है फुटबॉल, और चौथा है हॉकी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, किस खेल से हो जाएगा, वो हॉकी खेल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है पश्चिम बंगाल, और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये किस राज्य में स्थित हो जाएगा, यह कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है, और इसमें हमसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला 1949, दूसरा 1951, तीसरा 1952, और चौथा 1967। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो कब किया गया था, वह 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है अजमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा नई दिल्ली, और चौथा है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो इसकी दरगाह कहाँ पर है, यह दरगाह है अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या थे। पहला ऑप्शन हमारा न्यूयॉर्क में, दूसरा आबू धाबी में, तीसरा जिनेवा में, और चौथा है नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जिनेवा में। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम, और चौथा उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, या सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 50 आता है, और इसमें हमसे पूछा गया कि विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा गया था, और जिसके 4 ऑप्शन क्या थे। पहला ऑप्शन हमारा 8 दिसंबर को, दूसरा ऑप्शन हमारा 3 दिसंबर को, और तीसरा ऑप्शन हमारा 5 दिसंबर को, और चौथा ऑप्शन है 23 मार्च को। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने टोटली 50 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते हैं ना, आपको 12 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा जो सारे क्वेश्चन आपको आर्मी एनएक एग्जाम में मिल जाएंगे। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे वहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो भाई नोट्स लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स पे क्या करें, अभी तक आर्मी एनएक एग्जाम में जितने क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन उसने प्रोवाइड करा दिया है। जो भाई लेना चाहते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके नोट्स ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल नया चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।